guys, welcome back to all on my channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस. How are you all? I hope guys आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टेक्स्ट के एमसीक्यू, लेकिन उसमें हमारा टॉपिक क्या चलेगा? क्लबिंग ऑफ इनकम. सो करें हमारे टॉपिक को स्टार्ट. आज बहुत अच्छे से हम जो है क्लबिंग ऑफ इनकम को हमारे एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे. फर्स्टली गाइस थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ. एज यू नो दिस इज शकुंतला गर्ग, क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट. और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके सो गाइज ये रहा आप लोगों के सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ. अगर इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो बिना एसेट्स को ट्रांसफर किए तो वो किसके हाथों में टैक्सेबल होगा? इसका आंसर तो सब दे देंगे आई थिंक. ट्रांसफरर के हाथों में ट्रांसफरर या ट्रांसफरी या फिर दोनों के हैंड में टैक्सेबल होगा. सो चलिए गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. इसका आंसर तो सबका सही होना चाहिए. बताइए, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको सब बताऊंगी कि क्लबिंग होता क्या है. ओके सो आंसर्स आ रहे हैं. And guys, the correct answer of this question is transferer only. अब देखो होता क्या है. सबसे पहले तो क्लबिंग में क्या है? क्लबिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन अपने टैक्स को बचाने के लिए क्या करता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करता है कि वो या तो एसेट्स, मतलब कि एसेट्स की ऑनरशिप नहीं, अकेली एसेट्स ट्रांसफ़र कर दे किसी दूसरे पर्सन को. जो पर्सन ट्रांसफ़र करता है या जो पर्सन ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होता है जो कि अपनी टैक्स लायबिलिटी बचाने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरर. और जिस पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है वो कहलाता है ट्रांसफरी. सो अब देखिए ये क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा था कि इनकम अगर ट्रांसफ़र कर दी लेकिन एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं की. कहने का मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है. एक्स ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को दे दी, लेकिन ओनरशिप अभी किसके पास है? मिस्टर एक्स के पास है. उसने सिर्फ और सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुई उसे 5 लाख की, वो 5 लाख की इनकम ट्रांसफ़र कर दी मिस्टर वाई को. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में इनकम टैक्स वाले बोलेंगे. क्यों? तुम ज़्यादा चालाक बनते हो, क्योंकि अब उसने क्या किया? मिस्टर एक्स ने अगर अपनी इनकम को मिस्टर वाई वाले में ट्रांसफ़र कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा? मिस्टर एक्स ने जो इनकम अर्न की थी, जिसके ऊपर उसको टैक्स पे करना था, वो अब कहाँ चला गया? शिफ्ट होकर वाई के पास चला गया. तो इस केस में हमारे जो इनकम टैक्स वाले हैं वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, टैक्स तो तुम्हें ही पे करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ऑनरशिप किसके पास है? तुम्हारे पास है, तो टैक्स भी तुम ही पे करो. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये जो अभी क्वेश्चन था क्लबिंग ऑफ इनकम फॉर इनकम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, ये आपका सेक्शन 60 जो है उसमें कंसीडर किया जाता है. ओके आपको याद कर रखना है. इसके अंदर हम सेक्शन कौन कौन से पढ़ेंगे? सेक्शन 60, 61, 63 जो है वो डेफिनेशन का होता है, और 64 जो है वहाँ पर हम क्या देखेंगे? इससे रिलेटेड प्रोविज़न देखेंगे. 64 के अंदर आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं. 64(1), 64 क्या सेकेंड पार्ट, ठीक है, वो हम सब देखेंगे. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 60 अप्लाई कब होगा? जब आपकी कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. वो कंडीशन क्या है? फर्स्टली तो क्या है? टैक्स पेयर ऑन्स एंड एसेट्स. जो पर्सन टैक्स पेयर जो है वो क्या है? उसके पास क्या होनी चाहिए? एसेट्स होनी चाहिए. लेकिन ऑनरशिप जो है एसेट्स की वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा. उसके खुद की एसेट्स है, उसने एसेट्स अपने पास रखी, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन
जो इनकम हो रही है उस एसेट से वो उसने ट्रांसफर कर दी किसी अनदर पर्सन को, कोई भी एग्रीमेंट में कैसे भी की हो, बट उसने क्या किया कि अपनी इनकम जो उस हाउस प्रॉपर्टी पर या जो एसेट्स पर उसे हुई वो उसने ट्रांसफर कर दी। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये जो तीनों मैंने अभी बोला कि एसेट्स होनी चाहिए, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र ना करे और इनकम जो हो रही है वो ट्रांसफ़र करे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इनकम टैक्स एक्ट में हमारी जो टैक्स अथॉरिटी है वो ये बोलती है कि जो आपकी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के हैंड में ही। ये माना जाएगा कि जो ट्रांसफरी की जो इनकम है वो क्लब्ड हो जाएगी दोबारा से ट्रांसफरर के पास, उसके ऊपर ट्रांसफरर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप एग्जाम्पल से देखिए। मान लीजिए अमिताभ बच्चन वो क्या करते हैं, एक डिबेंचर खरीदते हैं, कितने का, 10 लाख रुपीस का ABC लिमिटेड से, ओके। उसके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ रहा है 1 लाख, ओके। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने क्या किया, अपना जो इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट का जो इनकम था, जो 1 लाख वो कमा रहे थे, वो उन्होंने शाहरुख खान जो है जो हमारे, उनको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। सो अब देखो शाहरुख खान जो कि उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उन डिबेंचर को तो ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट था वो क्या कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसने क्या बोला, ऑल्सो ड्यूरिंग 2018 एंड 19, 18 और 19 के दौरान जो इंटरेस्ट हुआ 1 लाख रुपए का जो कि शाहरुख खान ने रिसीव किया, वो टैक्सेबल होगा किसके हाथों में, अमिताभ बच्चन के हाथों में। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्शन 60 ये बात बोलता है कि अगर कोई भी एसेट्स अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो बिना ओनरशिप को ट्रांसफ़र किए, उसकी इनकम जो होगी वो दोबारा से क्लब हो जाएगी आपके ट्रांसफरर की इनकम में ही। इतना क्लियर हुआ सबको? सो गाइज यही यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपने एसेट्स ट्रांसफ़र किए बिना उसकी इनकम ट्रांसफ़र कर दी तो वो क्या होगी, ट्रांसफरर के हाथों में ही टैक्सेबल होगी, तो उसके ऊपर टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो ट्रांसफरर को ही पे करना पड़ेगा। ओके, डन टू एवरीवन। चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज ऐसे ही एक एक क्वेश्चन से हम एक एक जो इसका सेक्शन है करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। साथ में आपको इसका एक क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको पता चल रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, a transfer which contain any provision for the retransfer directly or indirectly of the whole or any part of the income or asset to the transferor regarded as, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांसफ़र की, ठीक है, उसके अंदर ऐसा प्रोविज़न था कि आप क्या करोगे, रीट्रांसफ़र करना पड़े आपको। मतलब क्या है कि अभी अगर मैंने कोई एसेट्स किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन मैंने कुछ कंडीशन रखी कि मैं आपसे इतने टाइम के बाद, 4 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद मैं आपसे दोबारा वो अपनी जो एसेट्स है वो वापस ले लूँगी, तो वो बताइए उसको क्या कहा जाता है, उसको कौन सा ट्रांसफ़र बोलेंगे? क्या वो ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स होगा, या वो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है, या वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, या वो इररिवोकेबल ट्रांसफ़र है? तो बताइए गाइस जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए सब। सबके आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, बता दिया जाए, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिवोकेबल ट्रांसफर। अब आप पूछोगे मैम ये रिवोकेबल ट्रांसफर है क्या? सो देखिए मैं बताती हूँ आपको रिवोकेबल ट्रांसफर के बारे में। सबसे पहले सेक्शन
सेक्शन 60 किसके बारे में डील करता था? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स। एसेट्स ट्रांसफर किए बिना अगर कोई इनकम ट्रांसफर करती, वो आपका सेक्शन 60 बताता है। सेक्शन 61 क्या बोलता है? रिवोकेबल ट्रांसफर। अब ये कैसे? सपोज गाइस, मैं अपनी नहीं लूंगी, ओके। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया कि मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसने बोला कि मैं अपनी एसेट्स आपको दे रहा हूँ 4 ईयर्स के लिए या 4 मंथ्स के लिए। आफ्टर 4 मंथ्स मैं आपसे मेरी जो एसेट्स है वो वापस ले लूँगा। तो इसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र। मतलब कि जहाँ पे कोई कंडीशन अटैच कर दी, जहाँ पे क्या है कि उसको दोबारा से ये बोल दिया कि हम आपसे वापस ले सकते हैं। अब एक बात यहाँ याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि जितनी एसेट्स, जो एसेट्स आपने ट्रांसफ़र की पूरी वापस ले रहे हो। चाहे आप होली वापस ले रहे हो, चाहे आप पार्टली वापस ले रहे हो, वो सारी आपकी रिवोकेबल के अंदर आ जाती है। तो अब देखिए रिवोकेबल क्या है। इफ एन एसेट्स, अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर की है रिवोकेबल ट्रांसफर के अंडर, तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी ना, वो कहाँ टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के हाथों में ही टैक्सेबल होगी। उसके ऊपर ट्रांसफरर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का, तो वहाँ पर आपका जो मिस्टर ए है वही टैक्स पे करेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, एक कंडीशन लगा के बोला कि मैं 3 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में आपसे मेरी एसेट्स वापस ले लूँगा। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? टैक्स से बचने के लिए उसने ऐसा किया। एक बात देखो, मान लीजिए उसकी इनकम जो है वो आपकी जो मिस्टर ए है उसकी इनकम जो है वो है आपकी, मान लीजिए 10 लाख आप लेकर चलो, ठीक है। और फिर जो एसेट्स वो ट्रांसफ़र कर रहा है उससे उसको इनकम हो रही है अगेन 10 लाख। अब उसे पता है ना कि अगर 10 लाख वो उसी की इनकम में इंक्लूड होंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? 30% स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, इस केस में वो सोचता है टैक्स से बचने के लिए मैं क्या करूं कि अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर दूं अनदर पर्सन की इनकम में, उसको ट्रांसफ़र कर दूं। तो उससे क्या है, बाद में जब मेरा टैक्स पे हो जाएगा फिर मैं उससे वापस ले लूँ। बट टैक्स अथॉरिटी कहते हैं ना, आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक्टिविटी करते हैं क्या है आपकी, ये आपकी टैक्स को बचाने के लिए की गई एक्टिविटी है। और हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी टैक्स तो बचाने देगी ही नहीं। तो उसके लिए ये सेक्शन 61 बोलता है कि उसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र मान लेंगे, और ऐसा मानते हुए वो जो इनकम होगी वो दोबारा से ट्रांसफरर की इनकम में ही ऐड हो जाएगी। क्लियर हुआ गाइस? अब देखिए, ये जो ट्रांसफ़र होता है ना, इसके अंदर कोई भी सेटलमेंट भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट, कोई कवेनेंट, कोई एग्रीमेंट, अरेंजमेंट। कहने का मतलब कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी आपस में आपने सेटलमेंट किया, किसी ट्रस्ट को किया, वो सब आपके इसमें इंक्लूड होती हैं। अब अगर इन द फॉलोइंग केस, अब देखो नीचे ये केस दे रखे हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र को रिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र जो है वो क्या बोला, जहाँ पर भी आपको एक कंडीशन दे दी वो आपकी रिवोकेबल ट्रांसफ़र में आ जाएगा। बट इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस होती है। एक्सेप्शंस क्या है कि अगर मान लो ये बोल दिया कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, कोई भी एसेट ट्रांसफ़र की, और बोला कि लाइफ टाइम तक, तेरी लाइफ टाइम तक मैं जो है इसे क्या रिकवरेबल नहीं करूँगा, मतलब कि मैं इसे वापस नहीं लूँगा तुम्हारी लाइफ टाइम तक। अब लाइफ टाइम का मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक उससे वापस नहीं ली जाएगी। तो यही तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। अगर एसेट ट्रांसफर कर दी अंडर अ ट्रस्ट एंड इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी,
जो आपका बेनिफिशियरी जिसको आपने ट्रांसफ़र की उसके लाइफ टाइम तक आप उसको क्या करोगे, रिवोकेबल है, आप मतलब कि उससे वापस नहीं लोगे, तो उस केस में क्या होगा, वो उसकी एक्सेप्शंस बन जाएगी। इतना समझ में आया कि क्या होता है ये। अब वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवोकेबल। अब इसकी दो एक्सेप्शंस यहाँ देखना, मैं आपको बताती हूँ, इधर देखो इसकी एक्सेप्शंस टू सेक्शन 61 लास्ट में, वेयर द इनकम अराइज टू एनी पर्सन बाय विर्च्यू ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, जो कि बेनिफिशियरी के पूरी लाइफ टाइम तक वो रिवोकेबल नहीं होगी। यही चीज़ मैंने बोला ना। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि तू जब तक जिंदा है ना तब तक मैं आपकी ये जो एसेट्स मैंने दी है उसको वापस नहीं लूँगी, ठीक है। तो अब जब तक वो जिंदा है तब तक वो वापस ही नहीं ले रहा, तो रिवोकेबल क्यों मान रहे हो उसको। उस टाइम पर जो आपकी इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा वो ट्रांसफर ही पे करेगा, वहाँ पर ट्रांसफरर का केस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या बोल दिया, पूरी लाइफ टाइम के दौरान वो रिवोकेबल नहीं है। जबकि जो अभी ये पीछे मैंने बताया, यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, अगर एसेट जो है वो क्या है, रिवोकेबल है, तो उस टाइम पर ट्रांसफरर पे करेगा, और नॉट रिवोकेबल है तो उस टाइम पर ट्रांसफर ही पे करेगा। इतना समझ में आया। फिर क्या बोलता है कि बस इसकी मैं आपको बस ये दो एक्सेप्शन ही याद रखनी है। एक तो क्या है कि अगर पूरी लाइफ टाइम के दौरान जो असेसी है वो क्या बोले उसको, कि दूसरे पर्सन को जिसको उसने ट्रांसफ़र की, कि पूरे लाइफ टाइम में आपसे रिवोकेबल नहीं करूँगा जब तक आप जिंदा हो तब तक, तो उसे हम क्या मानेंगे कि उसे रिवोकेबल की डेफिनेशन में नहीं लेंगे। और एक चीज़ और आती है, अगर इनकम टैक्स 1961 जो है उससे पहले अगर कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर दी और ये बोला कि वो रिवोकेबल होगी 6 साल के अंदर अंदर, तो उस केस को भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उस केस को हम अब ये मानकर चलेंगे कि वो तो इनकम टैक्स एक्ट बनने से पहले की बात है, ठीक है। तो वो रिवोकेबल कब हो रही है, बिफोर, मतलब उसने बोला 6 साल के विद इन रिवोकेबल होनी चाहिए, तो वो चीज़ क्या मान ली जाएगी, वो रिवोकेबल की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। इतना समझ में आया। तो आपको क्या है देखना है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, कि जब एक एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन ये बोलते हुए कि होली या फिर पार्टली कैसे भी हम क्या कर लेंगे, आपसे अब ये जो एसेट्स है वो वापस ले लेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको बोलेंगे कि ये एक रिवोकेबल ट्रांसफ़र है और इनकम को क्लब कर दिया जाएगा ट्रांसफरर की इनकम में ही। क्लियर हुआ गाइज। तो ये देखिए क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि एक ट्रांसफ़र जिसके अंदर प्रोविज़न कंटेन है रीट्रांसफ़र का, अब रीट्रांसफ़र ही हो रहा है ना, ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, बी दोबारा से ए को ट्रांसफ़र करेगा, चाहे वो डायरेक्टली करे या वो इनडायरेक्टली करे, चाहे वो पूरा पोर्शन करे चाहे वो उसका पार्ट ऑफ द पोर्शन करे, तो उसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र ही मानेंगे, जो कि सेक्शन 61 बोलता है। इतना समझ में आया। इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स जो है उसने एक हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की ए एंड बी के बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पर एक्स जो है उसके पास राइट है क्या, टू रिवोक द ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी। अगर एक्स के पास इस चीज़ का राइट है कि वो ए और बी की लाइफ टाइम के अंदर कभी भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ट्रस्ट हुआ था कि भी उसने ट्रांसफ़र की, अगर वो तोड़ देता है तो उसको हम रिवोकेबल ट्रांसफ़र मान लेंगे और इनकम जो भी आएगी फिर वो एक्स को ही पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी ए और बी के बेनिफिट के लिए, फिर वो खुद ही उसको अगर तोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि, मतलब तोड़ रहा है का मतलब उसके पास राइट है कि वो किसी भी टाइम आकर ए और बी को कह सकता है कि भाई मेरा घर है ये मेरा खाली कर दो। अगर ऐसा राइट अभी भी मिस्टर एक्स के पास है तो इसका मतलब वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है। अब एक बात बताओ, आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, आप सपोज करो आपने मुझसे अपना घर खरीदा, घर खरीदने के बाद
क्या मेरा राइट बनेगा आपके घर पर कि मैं आऊँ आपके घर में और बोलूँ कि नहीं, आप जो है इस घर में ऐसे ऐसे मत करो, इस घर में आप ये करो, यहाँ पर ये पेंटिंग करवाओ, यहाँ पर ये करो? बिल्कुल भी नहीं। मेरा राइट क्यों होगा? क्योंकि मैंने तो आपको दे दिया। बट अगर इन केस मेरा राइट है तो इसका मतलब वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र होगा। क्लियर टू एवरीवन? तो ये गाइस मैंने पीपीटी में डाल दिए हैं, ये एग्जांपल्स आप पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मिस्टर ए जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है, उसका क्या है? ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। क्या है उसका? ल्यूक्रेटिव बिजनेस है जो कि पे करता है सैलरी अपनी वाइफ को, हु इज़ अ मॉडल। मिस्टर एक फैशन डिज़ाइनर है, उसका खुद का बिजनेस है, वो अपनी वाइफ को सैलरी पे कर रहा है जो कि एक मॉडल है। तो रेम्यूनरेशन जो रिसीव कर रही है मिसेस ए, वो किसकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या वो मिसेस ए की इनकम में इंक्लूड होगा, मिस्टर ए की इनकम में होगा, मिसेस ए और मिस्टर ए की, या फिर मिस्टर ए एंड मिसेस ए प्रोपोर्शनेटली? तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सबके आंसर्स आ रहे हैं। इसका आंसर होगा गाइस क्या? मिसेस ए। क्यों? देखो यहाँ पर कौन सा प्रोविज़न लगेगा मैं बताऊंगी। यहाँ पर प्रोविज़न लगेगा आपका सेक्शन 64, जो कि क्या बोलता है? जब एक इंडिविजुअल एक्सेसिबल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। कहने का मतलब क्या है? दो केस आते हैं यहाँ पर। एक तो क्या है कि एक पर्सन मिस्टर एक्स जो है वो क्या करता है, अपना बिजनेस है उसका, अपने बिजनेस में अपने स्पाउस को रखता है, अपनी वाइफ को रखता है, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलता है कि उसने अपने स्पाउस को रखा, लेकिन उसकी स्पाउस जो है उसमें कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसे कोई नॉलेज नहीं है बिजनेस की, फिर भी वो उसको क्या है अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये केस है तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अपनी वाइफ को, जब उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, फिर भी आप उसे इतना अपनी सैलरी का पोर्शन दे रहे हो, तो किस लिए? इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? टैक्स चोरी कर रहे हो, जो कि हम नहीं होने देंगे। ओके, तो ये बोलता है सेक्शन 64। बट अगर वाइफ एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, उसके पास एक नॉलेज है, उसके पास खुद की स्किल्स है, ठीक है, और उसके लिए अगर उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में वो इनकम टैक्सेबल होगी वाइफ के पास ही, ठीक है। अगर वाइफ में कोई स्किल्स है, उसके बेस पर अगर वो सैलरी अर्न कर रही है, तो उस केस में वाइफ के पास ही क्या होगी? उस टैक्स इनकम पर टैक्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का सेकेंड जो क्लॉज है वो क्या बोलता है कि अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फॉलोइंग कंडीशन क्या? कि टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल है, ओके, उसका क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न में। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है गाइस? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? उस बिजनेस में 20% से ज़्यादा का अगर एक जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसका इंटरेस्ट है, उसका कंट्रोल है, कहने का मतलब 20% से ज़्यादा जो है उस बिजनेस में क्या है? उसका पार्टिसिपेशन है, 20% से ज़्यादा वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले रहा है, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे कि उस पर्सन का बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्लियर? तो अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर स्पाउस ऑफ द टैक्स पेयर, जो टैक्स पे कर रहा है पर्सन, उसकी जो स्पाउस है, हो सकता है हस्बैंड हो सकता है वाइफ हो, वो अगर एम्प्लॉयड है इन द अबव मेंशन कंसर्न, मतलब कि अगर वो एम्प्लॉयड है, अगर वो जॉब कर रही है किसी भी ट्रस्ट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटिटी में, जो भी यहाँ पर मेंशन हुआ है वो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन द कंसर्न विदाउट एनी
टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। अगर स्पाउस के पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज भी नहीं है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो क्या कहेंगे कि जो भी इनकम होगी स्पाउस की वो टैक्सेबल हो जाएगी किसके अंदर, टैक्स पेयर के हैंड में ही, मतलब उसको क्लब्ड कर देंगे। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं, ये तो इसके ऊपर टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, चाहे आपकी स्पाउस अर्न कर रही हो। क्यों? क्योंकि आप उसे जानबूझकर उतना दे रहे हो, उसके पास स्किल्स ही नहीं है। क्लियर? लेकिन अब इसकी एक्सेप्शंस भी है। देखिए क्या, अब इसमें देखिए गाइस, जो मैंने अभी कंसर्न की बात की थी, कंसर्न वही मैंने बोला ना कि कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस प्रोफेशन है वो, या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोई भी, वो आपका सब कंसर्न में इंक्लूड होगा। ठीक है। फिर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में बताया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर वो क्या है 20% अगर उसकी वोटिंग पावर है कंपनी के केस में, या फिर वो क्या है प्रॉफिट्स क्या कर रहा है 20% तक उसमें अपना हिस्सेदारी है, तो वो क्या कहलाएगा कि उस पर्सन का कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ओके। रिलेटिव क्या मतलब, यहाँ पर क्या होता है गाइस, रिलेटिव का मतलब है कि एक इंडिविजुअल के हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, सिर्फ इनको इंक्लूड किया जाता है। अगर मैरिड सिस्टर है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओनली अनमैरिड को। उसके बाद में क्या है, अगर दोनों ही, अब तो देखो पहले तो क्या बात थी, अगर एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एक पर्सन, मान लीजिए मैंने बोला वाइफ जो है, वाइफ का बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है, फिर भी उसको रेमुनेशन मिल रही है, तो वो क्या मान ली जाएगी कि वो टैक्स पेयर ही उसके ऊपर करेगा, मतलब कि एसएससी क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। अब अगर दोनों ही पर्सन जो है, हस्बैंड भी है और वाइफ, दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिजनेस में, दोनों ही क्या कर रहे हैं 20% से ज़्यादा के, मतलब वो हिस्सेदार है, उस केस में क्या किया जाएगा, मतलब कि दोनों ही क्या है बिजनेस के अंदर है, दोनों में अच्छी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है दोनों का, लेकिन किसी के पास भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना हस्बैंड के पास ना ही वाइफ के पास, और उनको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो अब उस केस में क्या किया जाएगा, जिस भी पर्सन की, मतलब जिस भी, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ, जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी टैक्स पे उसे करना पड़ेगा, उसकी इनकम के साथ दूसरे की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। समझ में आया? देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न में, एंड बोथ आर एम्प्लॉयड बाय कंसर्न विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, remuneration will include in the total income of husband or wife whose total income excludes such remuneration is greater। I think आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि ये सेक्शन क्या बोल रहा है, राइट? अब आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको यही बोल रहा था ना कि अब यहाँ पर क्या था, मिस्टर ए, उसका बिजनेस है, नो डाउट, वो अपनी वाइफ को सैलरी भी दे रहा है, यस, बट उसकी वाइफ एक मॉडल है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, और अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो ये जो सेक्शन है ये क्या बोलता है, ये इसकी एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन कहती है कि इस केस में क्या होगा, टैक्स जो है वो वाइफ को ही पे करना पड़ेगा, हस्बैंड की इनकम में क्लब नहीं होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मिस्टर ए ट्रांसफर करता है कैपिटल एसेट्स टू मिसेस ए इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। She transferred the capital assets to her friend and she earned a capital gain of rupees 2,50,000. The capital gain income shall be regarded। अब देखिए, मिस्टर ए ने क्या किया, एक कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी अपनी वाइफ को, कोई पैसा नहीं लिया उससे, कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं, कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं। अब मिस्टर ए ने डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी अपनी वाइफ को। तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, ठीक है, क्योंकि बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, बिना
एडिक्वेट क्या, कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी नहीं था। उन्होंने तो क्या किया, सिर्फ ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दी। तो उस केस में अब उसकी पत्नी ने क्या किया, वो जो कैपिटल एसेट्स थी वो अपनी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दी और उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ है 2,50,000 का। तो बताइए कैपिटल गेन की इनकम जो है वो किसकी इनकम मानी जाएगी, मिसेस ए की, मिस्टर ए की, मिसेस ए या मिस्टर ए, जिसकी भी टोटल इनकम ज़्यादा होगी क्लबिंग से पहले, या फिर मिस्टर ए एंड मिसेस ए प्रोपोर्शनेटली, मतलब दोनों में हाफ हाफ प्रोपोर्शन होगा। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, योर रिस्पॉन्स। सबके आंसर्स आ रहे हैं, यस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताइए बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस मिस्टर ए। मिस्टर ए की इनकम ही मानी जाएगी वो। क्यों, बताइए अब क्यों? इसके लिए आपका कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का 4th जो क्लॉज है वो इसके बारे में डील करता है कि अगर इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर स्पाउस को आपने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, तो अब देखो इस केस में क्या होगा। अब देखो गाइस पहले क्वेश्चन क्या था, दोबारा से देखिए। मिस्टर ए ने क्या किया, एसेट्स ट्रांसफर कर दी, ओके, सिंपल एसेट्स ट्रांसफर कर दी। उस एसेट से जो भी इनकम हो रही है वो इनकम आपकी किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शन बोलता है, सबसे पहले इसकी कंडीशन देखिए क्या क्या कंडीशन है। फर्स्टली तो टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, आपकी हर एक में कंडीशन है। नेक्स्ट, शी या ही हैज़ ट्रांसफर्ड एन एसेट्स अदर देन ए हाउस प्रॉपर्टी। जो एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी ना, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी एसेट्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एसेट्स ट्रांसफ़र की जा रही है हिज हर स्पाउस को। स्पाउस में मैंने बताया था हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकती है। उसके बाद में ट्रांसफ़र डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट कैसे होगी गाइस, मिस्टर ए ने क्या किया, किसी मिस्टर बी को लेकर आया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी वाइफ मिसेस ए जो है उसको ट्रांसफ़र कर दो। अब मिस्टर बी ने वो मिसेस ए को दे दी। अब इनडायरेक्टली किया, लेकिन किया तो वही चीज़ ना। बेशक मिस्टर ए ने मिस्टर बी के थ्रू अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई, बट इनकम टैक्स बोलता है भाई चाहे तुम डायरेक्टली कराओ चाहे तुम इनडायरेक्टली कराओ, हमें उस चीज़ से कोई मैटर नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो वो चीज़ भी इन्होंने इसमें इंक्लूड की। अब उसके बाद में एसेट्स ट्रांसफ़र अदरवाइज देन, अगर आपकी एसेट्स ट्रांसफ़र की है बाकी सब चीज़ें लेंगे लेकिन इन दोनों को छोड़कर, मतलब अगर एसेट जो ट्रांसफ़र की है फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। एक बात बताओ गाइस, अगर मान लो 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए ने 5 लाख की प्रॉपर्टी मिसेस ए को अपनी वाइफ को दे दी और बदले में 5 लाख रुपए ले लिए, फिर क्या हुआ, वो तो क्लबिंग के अंदर ही नहीं आया ना, उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो फिर वो तो आएगा ही नहीं इस केस में। क्यों, 5 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए ले लिए, बात खत्म, ये काम नक्की हो गया। लेकिन अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है वो इसमें नहीं लेंगे, और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर मिस्टर ए ने, जो मिस्टर ए है उसने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दी, अगर वो इस वजह से दे रहा है कि उनका डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हो गया अगर मिस्टर ए का और मिसेस ए का, और कोर्ट ने बोला कि अब आप लोग अलग अलग रहोगे, तो मिस्टर ए ने, उसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसके लिए उसने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। तो उस केस में भी गाइस, उस केस में क्या होगा, उसमें भी मिसेस ए को ही पे करना पड़ेगा, वहाँ पर मिस्टर ए जो है उसको पे नहीं करना। तो यही यहाँ बात बोली हुई है कि एसेट्स अगर किसी भी वे में ट्रांसफ़र की है इन दोनों को छोड़कर, और एसेट जो है
वो उसी फॉर्म में जो है रखी गई है जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र की थी। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसफरर टैक्स पे करेगा। इसका मतलब जिसने एसेट्स ट्रांसफ़र की वही आपका टैक्स पे करेगा। गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जब हम टैक्स करते हैं ना, टैक्स जितना मतलब आपको लिखवा के कराया जाए उतना ज़्यादा समझ आता है। बट एक्चुअली मेरे पास अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से मैं डिजिटल टैब नहीं मंगवा पा रही, वो अभी नहीं आई। दैट्स वाई मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने पीपीटी में हर एक चीज़ डाली है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब यहाँ पर मैं क्या सोच रही हूँ कि आपको बोल के हर एक चीज़ समझाऊँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके एटलीस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो देखिए यहाँ पर अभी उसने क्या बोला, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसफरर। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसफर ही पे करेगा। तो अब ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा था कि यहाँ पर मिस्टर ए ने कोई पैसा नहीं लिया, उसने कैपिटल एसेट मिसेस ए को सिर्फ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दी। इसका मतलब उनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ। डाइवोर्स हुआ होता तो कौन खुश होके देता है अपनी एसेट्स? ठीक है, उसने तो जस्ट क्या किया, अपनी ट्रांसफ़र कर दी। और फिर मिसेस ए ने अगर आगे अपने फ्रेंड को चाहे ट्रांसफ़र कर दी, उस चीज़ का मैटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको कैपिटल गेन उसी एसेट्स पर अर्न हो रहा है, तो वो टैक्सेबल किसके पास होगा? वो मिस्टर ए के पास ही टैक्सेबल होगा। क्लियर टू एवरीवन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका सेक्शन 64(1)(4) पार्ट बोलता है। अभी इसके अंदर कुछ एक चीज़ें आगे मैंने इलस्ट्रेशन भी डाल रखा है आपका थोड़ा समझने के लिए। और यहाँ पर क्या है, आपके एक्सेप्शंस भी है सेक्शन 64 के। अब ये एक्सेप्शंस भी देख लीजिए, लेकिन ये एक्सेप्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन आपका इनके ऊपर ही बेस्ड है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ध्यान से पढ़ना गाइस थोड़ा सा। श्याम ट्रांसफर 2000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। श्याम ने 2000 शेयर एक्स लिमिटेड के ट्रांसफर कर दिए। किसको? मिसेस बबीता को। विदाउट एनी कंसीडरेशन, उससे कोई कंसीडरेशन नहीं लिया। लेटर, बाद में, श्याम एंड मिसेस बबीता गॉट मैरिड टू ईच अदर। श्याम और मिसेस बबीता ने दोनों ने क्या कर लिया? शादी कर ली एक दूसरे से। तो जो डिविडेंड इनकम मिलेगा शेयर ट्रांसफ़र करने से, वो किसके पास टैक्सेबल होगा? क्या वो श्याम के हैंड में टैक्सेबल होगा? बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, मतलब कि मैरिज से पहले या बाद में, क्या वो श्याम के पास ही टैक्सेबल होगा? या फिर वो श्याम के पास टैक्सेबल होगा मैरिज से पहले लेकिन बाद में नहीं होगा? या वो टैक्सेबल होगा श्याम के हाथों में मैरिज के बाद ही, मतलब उसके ऊपर टैक्स श्याम को ही पे करना पड़ेगा आफ्टर मैरिज, लेकिन बिफोर मैरिज उसे पे नहीं करना। या फिर नेवर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ श्याम। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से गाइस, यहाँ पर बोला है कि अगर शादी हो गई, उससे पहले के शेयर्स है, बिना किसी कंसीडरेशन के ट्रांसफ़र कर दिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बता दिया जाए, इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, नेवर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ श्याम। क्यों? क्योंकि गाइस सेक्शन 64 की कुछ एक एक्सेप्शंस है जो कि क्या है, अगर एसेट्स ट्रांसफ़र की गई बिफोर मैरिज, अगर शादी से पहले कोई भी एसेट्स ट्रांसफ़र की ना, तो भाई उसमें ट्रांसफरर का कोई हाथ नहीं है। अब बताओ, बेचारे का शादी हुई नहीं है, उससे पहले भी क्या वही टैक्स पे करता रहेगा? उससे पहले वाली उस पर भी, शादी के बाद तो उसको भुगतना ही है, बट शादी से पहले वाली उस पर तो नहीं पे करेगा ना वो। क्लियर? और क्या कहता है, अगर एसेट्स ट्रांसफ़र हुई एडिक्वेट कंसीडरेशन, ये बात मैं आपको बता चुकी,
पूरे 2 लाख रुपए के 2 लाख देकर ही अगर आपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी तो उसके ऊपर क्लबिंग का प्रोविज़न लगेगा ही नहीं। और नेक्स्ट क्या है, अगर एसेट्स ट्रांसफ़र की है विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, डाइवोर्स हो गया, अलग रहने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया और उसके लिए क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी एसेट्स, ठीक है। या फिर क्या आता है, अगर ऑन द डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, जिस टाइम पर इनकम अक्रूअल हुई उस डेट पर ट्रांसफरी जो है वो ट्रांसफरर की स्पाउस ही नहीं थी। तो ये तो वही बात आ गई ना ऊपर वाली, कि मतलब कि वो उसकी पत्नी ही नहीं थी या वो उसका पति ही नहीं था, तो वो किस लिए क्लबिंग करेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है स्पाउस बाय द स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी, पिन मनी का मतलब क्या है, घर खर्च के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, कौन देगा, ऑब्वियसली स्पाउस देगा। अब घर चलाने के लिए अगर उसका हस्बैंड उसको कोई पैसे दे रहा है तो क्या उस पर भी टैक्स ले लोगे, बताइए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी, अलाउंस गिवन टू द वाइफ बाय हर हस्बैंड फॉर हर ड्रेस एंड यूजुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उसकी ड्रेस के लिए या यूजुअल जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उनके लिए। तो आप बताइए इस केस में क्या है, ये इसकी एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं आएगा, ओके। और तो ये जो है गाइज, ये कुछ एक एक्सेप्शन है। अगर ये जो 5 केसेस जो अभी हमने डिस्कस किए, यहाँ पर क्या होगा, अगर इनकम अराइज हो रही है ट्रांसफर्ड एसेट से तो वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब नहीं होगी, चाहे वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब नहीं होगी, उसके ऊपर चाहे टैक्स पे करना हो या ना करना हो, बट वो ट्रांसफरर की इनकम में तो नहीं आएगी। इतना क्लियर हुआ? डन टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, मिस्टर ए गिफ्ट कैश ऑफ ₹1 लाख टू हिज ब्रदर वाइफ मिसेस बी, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, 1 लाख रुपए का कैश में गिफ्ट दे दिया, वाओ, किसको, उसकी ब्रदर वाइफ को, कहने का मतलब अपनी भाभी को, ठीक है, जो कि कौन है, मिसेस बी। अब मिस्टर बी ने क्या किया, उसने भी 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, किसको, मिसेस ए को। मतलब मिस्टर ए ने अपनी भाभी को 1 लाख रुपए का गिफ्ट किया, मिस्टर बी ने अपनी भाभी को 1 लाख रुपए का गिफ्ट किया। अब जो कैश गिफ्ट किया गया वो मिसेस बी ने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उस कैश को, उस गिफ्ट को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ से उसको 10,000 रुपये की इनकम हुई, ठीक है। तो अब ये जो 10,000 रुपये की इनकम है ये किसकी टोटल इनकम में ऐड की जाएगी, बताइए। क्या वो मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी, मिस्टर बी की, मिसेस ए की या मिसेस बी की? जल्दी से इसका आंसर कीजिए गाइस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी सब इसका आंसर कीजिए, देखते हैं किसका सही होगा। जल्दी जल्दी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो होगा। क्यों होगा मैम? अभी पीछे पीछे तो मैंने बताया था, अभी पीछे ही क्या, चाहे डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली अगर इनकम ट्रांसफ़र हो रही है, कोई भी गिफ्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो पे तो किसको करना पड़ेगा? ट्रांसफरर को ही पे करना पड़ेगा। समझ में आया कि चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर यही हो रहा है ना, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए दिए किसको? उसकी ब्रदर वाइफ जो कि मिसेस बी है। अब मिस्टर ए ने इनडायरेक्टली मिस्टर ए के द्वारा मिसेस बी को क्या दिया जा रहा है? इनकम ट्रांसफ़र की जा रही है। और ऐसे ही अब मिस्टर बी ने मिसेस ए को किया, वो भी क्या है? इनडायरेक्टली। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं ना, भाई हो तो एक ही घर में हो ना, पैसे सबको क्या है? एक ही घर में जाएंगे। तो किस लिए?
अब अगर मिसेस बी ने आगे उसको इन्वेस्ट कर दिया फिक्स डिपॉजिट में, तो बेशक उसके लिए किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, मिस्टर बी जो है उसकी इनकम में हम उसे क्लब कर देंगे। तो ये आपका जो है अभी पीछे जो हमने सेक्शन 64 का प्रोविज़न पढ़ा, ये वही बोलता है। क्लियर हुआ गाइस? इसमें किसी को डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलें आगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, for the purpose of clubbing of income of the specified person in the income of the individual under section 64, सेक्शन 64 के अंदर क्लबिंग करने के लिए इनकम को उस पर्पज से अगर स्पेसिफाइड जो पर्सन है वो क्या करते हैं, उसकी जो इनकम हम बोलते हैं उस इनकम में क्या चीज़ इंक्लूड होगी, सैलरी, लॉस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बताइए, स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम में अगर हम क्लबिंग ऑफ इनकम के पर्पज से देखें तो इनकम का मतलब क्या होगा, क्या सैलरी होगी, क्या कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा या फिर लॉस? बताइए गाइस इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब बी कैसे? एक बात बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है या कोई इनकम है उसे ही क्लब करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को क्लब नहीं करोगे, लॉस भी तो क्लब करना पड़ेगा ना। मतलब कहने का क्या है, अभी देखो आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पर पूछा गया क्या नेगेटिव इनकम को क्लब कर सकते हैं? यस, नेगेटिव इनकम मतलब लॉस। अगर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल करेंगे तो अगर उस सोर्स से, मान लो किसी सोर्स से आपको इनकम आ रही है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको भी तो क्लब करेंगे ना एसएससी की इनकम में। आप सिर्फ प्रॉफिट को ही क्लब नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक केस लेकर चलो, ये देखो मिस्टर एक्स जो है वो क्या करता है, सॉरी मिस्टर एक्स जो है वो गिफ्ट कर रहा है मिसिज एक्स को क्या, 2 लाख रुपए, फ्रॉम विच शी स्टार्ट अ बिजनेस। मिस्टर एक्स ने मिसिज एक्स को 2 लाख रुपए दिए जिससे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब क्लबिंग प्रोविजन क्या कहता है कि किसके पास टैक्सेबल होंगे, मिस्टर एक्स के वाले में। मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना पड़ेगा ना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब अगर उस बिजनेस से मिसिज एक्स को लॉस हो गया तो वो भी तो मिस्टर एक्स वाला ही में ही जाएगा ना, वो भी तो क्लब करेंगे मिस्टर एक्स को, फिर वो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये सेक्शन बोलता है कि दोनों ही चीज़ें क्लब की जाएगी ट्रांसफर के पास। ओके, सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज लॉस। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? चलें गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हुज टोटल इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड। इसका आंसर तो सबने देख लिया होगा ना, किसकी टोटल इनकम के अंदर एक माइनर चाइल्ड की जो इनकम है उसको इंक्लूड किया जाएगा। बताइए, फादर की, मदर, फादर एंड मदर, या पेरेंट्स हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। अब देखो पहले आप इसका आंसर करो, देन मैं आपको बताती हूँ। आंसर तो सबको पता ही है, जल्दी से कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, अब मान लो क्या है, एक माइनर है, उसके जो पेरेंट्स हैं मदर और फादर दोनों ही क्या कर रहे हैं, अच्छी जॉब पर है, दोनों ही इनकम अर्न कर रहे हैं। अब पता है कि माइनर की इनकम जो है वो हमेशा क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है उसके गार्जियन में। तो आप वहाँ पर किसकी इनकम माने कि फादर भी अर्न कर रहा है, मदर भी, अब किसके इनकम में हम उसको इंक्लूड करें? तो इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया। अब वो प्रोविज़न क्या है पहले उसको देखिए। उसके लिए सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A डील करता है और ये कहता है, ऑल इनकम विच अराइज और अक्रू टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड। तो कुड
बी उसने क्या बोला कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो वो क्लब्ड हो जाएगी किसके, पेरेंट्स की इनकम में। तो आप देखो गाइस यहाँ पर क्या है, अब मैंने बता दिया ना ऑब्वियसली कि क्या है, अगर दोनों ही पेरेंट्स है अच्छा खासा कमा रहे हैं तो उसके क्या होगा कि उनको उस इनकम में क्लब करेंगे जो कि क्या है सबसे ज़्यादा इनकम कमा रहा है। क्लियर। तो अब इसमें आगे देखिए क्या बोलता है कि however in case parents are separated the income of minor will be included income of that parent who maintain the minor child in the relevant previous year। मान लो अगर जो माइनर है उसके पेरेंट्स क्या है अलग अलग रह रहे हैं, उस केस में क्या होगा, इस किसकी इनकम के अंदर हम माइनर की इनकम को इंक्लूड करेंगे, उस पेरेंट की इनकम में करेंगे, उस मतलब फादर या मदर में जिसके पास वो माइनर जो है वो पिछले सालों में रह रहा है, जो कि उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी इनकम में क्लब किया जाएगा। ओके। अब क्लबिंग जो है किस टाइम पर अट्रैक्ट नहीं होगी, अब यहाँ देखिए फॉलोइंग इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी सिर्फ माइनर की हैंड में। कब, अगर इनकम जो है माइनर चाइल्ड की वो क्या है सफ़र कर रही है किसी भी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर, मतलब कि कोई भी अगर उसको डिसेबल है माइनर और उसको क्या है कोई भी इनकम हो रही है तो वो क्या होगी माइनर की में इनकम होगी, जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 80U। 80U के अंदर जो मेंशन है ना उस केस में वो प्रोविज़न लगेगा, ये वाला प्रोविज़न आपका अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि माइनर चाइल्ड अगर कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, मैनुअल वर्क बोले तो आपने देखा होगा ना कि हम ढाबों में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, तो उस केस में भी अगर वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अपना मैनुअल वर्क कर रहे हैं, तो वो माइनर की इनकम ही मानी जाएगी। और नेक्स्ट वन क्या आता है, अगर इनकम जो है उसके अंदर क्या है, मतलब जो माइनर जो है उसके पास अगर कोई स्किल है, उस स्किल से वो क्या कर रहा है, कोई इनकम अर्न कर रहा है, लाइक जैसे कि आपने ये सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार, यहाँ पर देखा होगा डांसिंग स्टार, जो छोटे छोटे बच्चे कितना कमा रहे हैं, क्योंकि वो जो मतलब सेलेक्ट हो गया, जो विनर हो गया, उनको इनकम हो रही है ना, तो वो इनकम सिर्फ माइनर की इनकम ही मानी जाएगी, उस पर ये जो क्लबिंग का प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बस इन सब की सिर्फ एक एक्सेप्शन है गाइस, वो क्या है आपकी सेक्शन 10 जो सब सेक्शन 32 बोलता है कि क्या 1500 तक की एग्जम्पशन मिलेगी माइनर के केस में, एक इंडिविजुअल को 1500 जो है वो क्या है एग्जम्प्टेड होगी उसकी इनकम। फिर जो अगर 1500 से कम, मतलब कहने का मतलब एक माइनर 1500 रुपये से अगर कम अर्न कर रहा है तो वो क्या है उसकी इनकम एग्जम्प्टेड मानी जाएगी और उसको इंडिविजुअल की टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आया इतना? किसी को कोई डाउट? यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, अगर इनकम जो है इंडिविजुअल की उसके अंदर क्या आती है, उसके माइनर की इनकम आती है, और अगर इंडिविजुअल जो है वो क्या है एग्जम्पशंस ले लेता है 1500 वाली, जो आपकी सेक्शन 10 वाली अगर इंडिविजुअल ने एग्जम्पशंस ले ली तो उस केस में इंडिविजुअल की इनकम में ही उसको इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं गाइज। आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है गाइज तो प्लीज़ मुझे जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करूँगी। और आई होप आपको अच्छी लगी क्लास, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर देकर जाना। कोई भी सजेशन है गाइज तो मोस्ट वेलकम, आपके सारे सजेशंस पर मैं वर्क ज़रूर करूँगी। और आप जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ। तो आई होप आपको आज के जो इतने प्रोविज़न है क्लबिंग वाले वो सब क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी देन शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको बताइए इसके बारे में ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ गाइज। ओके, बाय बाय।